हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो प्रावस्थाओं में संतुलन। प्रावस्था का मतलब ये है यहाँ पर कि पदार्थ है विभिन्न प्रकार के रूपों में, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में रह सकता है, उसको प्रावस्था बोलते हैं। जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो पदार्थ के विभिन्न रूपों में अस्तित्व क्या कहलाता है? पदार्थ की प्रावस्था कहलाती है। पदार्थ की जनरली हम जो सामान्यतः तीन प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस डिस्कस करते हैं, जो उसके ताप व दाब पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रावस्थाएं साम्य अवस्था की बात करें तो दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं एक निश्चित ताप पर या निश्चित दाब पर, जैसे हमने साम्य अवस्था प्रतिबंध पढ़ा था कि बीटा प्राचल या ताप बराबर होना चाहिए या मध्य दाब बराबर होना चाहिए साम्य अवस्था पर। तो प्रत्येक पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप और दाब पर दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रह सकती हैं। इसका मतलब उस ताप या दाब पर उसकी दोनों अवस्थाएं संभव हैं। जैसे दो अवस्थाएं ले रहे हैं, दोनों के लिए अगर हम कह दें कि ताप T पर ठोस और द्रव दोनों साम्य अवस्था में, इसका मतलब ठोस भी उस ताप पर संभव है और उस ताप पर द्रव भी संभव है। तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए वहां जो कन्वर्ट करने का काम करेगा वो गुप्त ऊष्मा करती है। तो हम यहाँ ये प्रावस्थाओं में संतुलन या साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं। तो किसी निश्चित ताप पर दो से या दो से अधिक प्रावस्थाएं साम्य, जैसे हमने ये मान लिया एक निकाय की दो प्रावस्थाएं हैं, प्रावस्था वन। हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे ठोस है, गैस है, द्रव है, हमने प्रावस्था वन नाम दे दिया उसको। तथा दूसरी है प्रावस्था दो, जो कि साम्य अवस्था में या तापीय संतुलन में है। ठीक है, साम्य अवस्था में मान लिया। इसका मतलब प्रावस्था वन और प्रावस्था दो जो हमने ली, वन और टू जो ली, दो स्टेट हमने ली, दोनों एक ताप टी और दाब पी पर उष्मा भंडार के संपर्क में है। तो ताप दोनों के लिए सेम है और दाब भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो हमें पता है कि संतुलन की अवस्था या उस जो हम साम्य अवस्था की बात करते हैं उसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। ये हमने पीछे डिस्कस किया है। और हथियार नंबर सेकंड से हमने जी का फॉर्मूला पढ़ा था, यू प्लस पीवी माइनस टी एस, या ई बार, यू या ई बार होती है आंतरिक ऊर्जा या माध्य ऊर्जा, प्लस पीवी माइनस टी एस। ठीक है। यहाँ जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ई बार क्या है, माध्य ऊर्जा, पी दाब है, वी आयतन है, टी ताप है और एस क्या है, एंट्रोपी है। और ये हमें पता है। इन सब की अगर अलग अलग बात करें, जी जो है दो अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। पहली अवस्था के लिए जी1, दूसरी के लिए जी2। तो जी क्या हो जाएगा, जी1 प्लस जी2, क्योंकि योज्यता के गुणधर्म का पालन करता है। ई बार क्या हो जाएगा, ई1 प्लस ई2। वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी वी1 प्लस वी2, एस इक्वल टू एस1 प्लस एस2। ये हमारे पास हो गया। इन सब को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। हमने प्रावस्था वन और प्रावस्था दो में अणुओं की संख्या मान ली कैपिटल N1 कैपिटल N2, ये कैपिटल N1 N2 है। ठीक है, अणुओं की संख्या मान ली। गिब्स ऊर्जा हमारी थी G1 G2। तो गिब्स फलन प्रति अणु हमने मान लिया G1, स्मॉल G1 और स्मॉल G2। इसका मतलब स्मॉल G1 जो है वो कैपिटल G1 जो कि गिब्स फलन था और अणुओं की संख्या का भाग दिया, तो ये हमारे पास पहली प्रावस्था के लिए गिब्स फलन प्रति अणु आ गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरी प्रावस्था के लिए, तो दूसरी प्रावस्था के लिए गिब्स फलन प्रति अणु, ये स्मॉल G2 क्या हो गया, गिब्स फलन में हमने अणुओं की संख्या का भाग यहां पर दे दिया। ठीक है। हमें पता है कैपिटल जी क्या था, G1 प्लस G2। तो यहां से G1 क्या आ जाएगा, N1 स्मॉल G1, N2 स्मॉल G2, दोनों के वैल्यू रख दिए। अब G का मान क्या था, न्यूनतम। न्यूनतम था तो G में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो। न्यूनतम का डिफरेंशिएशन या परिवर्तन कितना हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम जब G1 कांस्टेंट है, डेल्टा N1 अणुओं की पहली प्रावस्था की अणुओं की संख्या में परिवर्तन, प्लस G2 डेल्टा N2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। N जो था वो जो संयुक्त निकाय था उसका टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो कि N1 प्लस N2 है। और विलगित निकाय के लिए N क्या होता है, कांस्टेंट। तो N में परिवर्तन डेल्टा N क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये N क्या है, कांस्टेंट। N1 में परिवर्तन होगा डेल्टा N1 और N2 में परिवर्तन होगा डेल्टा N2। इसका मतलब पहला जो निकाय है, या ये कह दे पहली प्रावस्था दूसरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रांसफर कर सकती है, दूसरी पहली को कर सकती है। तो पहली में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पहली जितने डोनेट करेगी उतने ही दूसरी क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। इसका मतलब डेल्टा N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2।
ये इक्वेशन 3 और 4 से हमने वैल्यू यहां रख दी, तो ये क्या हो जाएगा G1 डेल्टा N1, यहां डेल्टा N2 की जगह माइनस डेल्टा N1 लिखेंगे तो हो जाएगा G2 डेल्टा N1 माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां डेल्टा N1 हमने कॉमन लिया तो G1 माइनस G2 आ गया, डेल्टा N1 को उधर भेज दिया तो G1 इक्वल टू क्या हो गया G2। इसका मतलब दो प्रावस्थाएं 1 और 2 साम्य अवस्था में होने के लिए शर्त ये आ गई कि उनके गिब्स फलन प्रति अणु जो हमारे पास आए स्मॉल G1 स्मॉल G2, गिब्स फलन प्रति अणु बराबर होने चाहिए दोनों साम्य अवस्था के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए हम इसका क्या बना रहे हैं, प्रावस्था संतुलन वक्र बना रहे हैं। प्रावस्था संतुलन वक्र प्रेशर और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ होता है, पीटी वक्र होता है, जिसमें हमने इस ग्राफ के इस साइड प्रावस्था ली है 1, ग्राफ के लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास फर्स्ट स्टेट है, प्रावस्था 1 है ये, और ग्राफ के राइट साइड प्रावस्था 2 है। ये संतुलन वक्र, इस पूरे वक्र पर दोनों अवस्थाएं सह अस्तित्व में हैं, मतलब G1 इक्वल टू G2 है। इसका मतलब इस संतुलन वक्र पर, प्रावस्था संतुलन वक्र पर पहली अवस्था का अस्तित्व भी है और दूसरी का भी है, दोनों साम्य अवस्था में है। यही हमने लिखा है कि इक्वेशन 5 से, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि साम्य अवस्थाओं में दोनों प्रावस्था के सह अस्तित्व के लिए दोनों प्रावस्थाओं के गिब्स फलन प्रति अणु G1 G2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जिससे अणु के एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में स्थानांतरण के कारण गिब्स फलन G का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इधर से जब ये इधर जाएगा या राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो गिब्स फलन का मान जो है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में प्रावस्था 1 है। अब इनकी बात करें, यदि G1 का मान G2 से लेस देन होगा, इसका मतलब G2 ग्रेटर देन है, तो G1 वाली जो प्रावस्था है, प्रावस्था 1 यहां इस तरफ एग्जिस्ट करेगी, इस तरफ G1 ग्रेटर देन है तो इसकी उल्टी प्रावस्था सेकंड क्या करेगी, उधर अस्तित्व, क्योंकि G का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। G2 ज्यादा है, इसका मतलब G वाला कैपिटल G1 क्या रहेगा, कम, तो प्रावस्था 1 का अस्तित्व रहेगा। इस लाइन पर दोनों साम्य अवस्था में रहेगी, इसको प्रावस्था संतुलन वक्र बोलते हैं। यदि पदार्थ के दाब व ताप इस प्रकार हो कि G1 ग्रेटर देन G2 हो, जो लेस देन है उसका अस्तित्व होगा, तो यहां पर G1 क्या हो गया, ग्रेटर देन G2 हो गया हमारे पास। तो देखो, तो इस स्थिति में गिब्स फलन G का मान न्यूनतम कब होगा, तब होगा जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 2 में स्थानांतरित हो जाए। इसका मतलब तो इस स्थिति में कैपिटल G क्या होगा, N2G2, और कौन सी प्रावस्था स्थायी रहेगी, लेस देन वाली प्रावस्था 2 स्थायी रहेगी। तो यहां पर देखिए G1 ग्रेटर देन G2 होने पर राइट साइड में जो प्रावस्था है वो क्या रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी, उसका अस्तित्व रहेगा प्रावस्था 2। अगर उल्टा कर दे तो यहाँ G2 ग्रेटर देन हो गया, G1 लेस देन हो गया, तो उस कंडीशन में प्रावस्था 1। यही यदि पदार्थ के ताप व दाब इस प्रकार हो कि G1 लेस देन G2, तो लेस देन कौन सा, G1, तो पहली प्रावस्था का अस्तित्व होगा। तो इस स्थिति में G का मान न्यूनतम कब होगा, जब सारा का सारा द्रव्यमान कहां हो, पहली प्रावस्था में, संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में स्थानांतरित हो जाए। इस स्थिति में कैपिटल G क्या हो जाएगा, N1G1, और N2G2 क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, तो प्रावस्था 1 क्या होगी, स्थायी होगी। इसका मतलब प्रावस्था संतुलन वक्र और इस कंडीशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रावस्था का अस्तित्व होगा। ये ध्यान रखना, दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं जब साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में होती हैं तो उनके गिब्स फलन प्रति अणु क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो वक्र इस साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था को दर्शाएगा, इस वक्र को बोलेंगे प्रावस्था संतुलन वक्र। प्रावस्था संतुलन वक्र हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाया जाता है। अब ये जो वक्र हमने बनाया, ये हो गया एक थ्योरेटिकल, हमने इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया। इसी वक्र को अगर मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देना हो, गणितीय रूप देना हो, तो इसको गणितीय रूप दिया था क्लोसियस क्लेपिरोन ने, और उस समीकरण को बोला गया क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण। तो हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण। देखिए क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण क्या है, जो प्रावस्था संतुलन वक्र हमने डिस्कस किया उसका ये अवकल गणितीय रूप दर्शाएगा। तो पदार्थों के प्रावस्था संतुलन वक्र का अवकल गणितीय रूप व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है, क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण कहलाता है। ये वैज्ञानिक है।
ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया, ये हमारा प्रावस्था संतुलन वक्र है, इसके लेफ्ट साइड में प्रावस्था 1 का एग्जिस्टेंस है, राइट साइड में प्रावस्था 2 है, ठोस द्रव्य गैस कोई भी ले सकते हैं आप। इस वक्र पर हमने 3 पॉइंट लिए, जनरली हम 2 पॉइंट काम में ले रहे हैं, एक सी और डी पास पास है। सी पर हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं, सी पर टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, इसका मतलब पॉइंट सी पर जब हम बात करेंगे तो प्रावस्था 1 और प्रावस्था 2 दोनों संतुलन वक्र पर जब बात करें तो दोनों सह अस्तित्व में होंगी, साम्य अवस्था में होंगी, मतलब दोनों का अस्तित्व होगा सी बिंदु पर, और किस ताप पर, टी ताप पर और पी ताप पर। तो बिंदु सी पर तो ये हो गई साम्य अवस्था की कंडीशन, और डी पर थोड़ा सा चेंज किया, प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया और टेम्परेचर थोड़ा इधर बढ़ के क्या हो गया, dt, तो टी प्लस dt हो गया, और प्रेशर इस कंडीशन पर बिंदु डी पर भी प्रावस्था 1 और प्रावस्था 2 क्या है, साम्य अवस्था। इस प्रावस्था संतुलन वक्र के हर पॉइंट पर दोनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रहेंगी, मतलब दोनों का ही अस्तित्व होगा, सह अस्तित्व है। माना प्रावस्था संतुलन वक्र के दो निकट बिंदु लिए सी और डी, सी पर ताप हमने लिया टी, दाब लिया पी, और डी पर लिया ताप में थोड़ा सा परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म स्थिति कल्प प्रक्रम की जो बात की थी, नई संतुलन की अवस्था पे ताप आया टी प्लस डी टी और दाब आया पी प्लस डीपी, ये हमारे पास आया। बिंदु सी पर हम बात करें, बिंदु सी पर प्रावस्था 1 और प्रावस्था 2 दोनों सह अस्तित्व में है, तो उन दोनों के लिए गिब्स फलन प्रति अणु G1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, G2। तो बिंदु सी पर G1 इक्वल टू है G2, और उसके हमने टेम्परेचर T लिया है और प्रेशर क्या लिया है, P। बिंदु डी पर भी दोनों प्रावस्था संतुलन वक्र पर हैं दोनों अवस्थाएं, इसका मतलब बिंदु डी पर भी G1 किसके बराबर होगा, G2। जी डी के कोऑर्डिनेट क्या है, टेम्परेचर है T प्लस डी टी और प्रेशर है P प्लस डीपी, तो दोनों तरफ टेम्परेचर और प्रेशर हमने लिख दिया। अगर हम ये कहें कि C से D तक जाने में गिब्स फलन प्रति अणु, जो कि पहले G1 था, D तक पहुंचते पहुंचते उसमें चेंज हुआ DG1, ठीक है, पहले वाले में कितना परिवर्तन हुआ, डीजी1। सी से डी पर जाने में गिब्स फलन प्रति अणु में परिवर्तन पहले के लिए हुआ डीजी1 और दूसरे के लिए क्या हुआ, डीजी2। तो ये जो वैल्यू है G1 T प्लस dt P प्लस dP को हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को हम यहां लिख सकते हैं। पहले वैल्यू क्या थी, इस वैल्यू को देखो, सेम ये वैल्यू, इसको क्या, पहले वैल्यू क्या थी, सी बिंदु पर थी G1 और डी बिंदु पर पहुंचते पहुंचते परिवर्तन कितना हुआ, DG1। तो इस वैल्यू को हमने लिखा G1 प्लस DG1, और इसको क्या लिख सकते हैं, G2 प्लस DG2। सी बिंदु पर कितनी थी, G2, और डी तक पहुंचते पहुंचते कितना चेंज हो गया इसमें, DG2 हो गया। तो G2 T प्लस dt P प्लस dP के वैल्यू हमने लिख दिया। 3 और 4 से ये मान हम 2 में रखेंगे, तो देखिए 3 और 4 से हमने मान कहां रख दिए, 2 में रख दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये था G1 का वैल्यू कौन से टेम्परेचर पर, बिंदु डी पर क्या हो गया, G1 प्लस DG1। ये G2 का वैल्यू था बिंदु डी पर, सी पर था G2 और चेंज कितना हुआ, DG2, तो क्या हो गया, G2 प्लस DG2। हमें पता है बिंदु सी पर G1 G2 बराबर थे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से DG1 क्या आ गया, DG2 आ गया। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे, G1 क्या है, गिब्स फलन प्रति अणु। किसी आई वी अवस्था के लिए गिब्स फलन प्रति अणु क्या होगा, जी आई वी अवस्था के लिए बात कर रहे हैं, फिर हम पहली और दूसरी आई की जगह एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे। तो जी आई क्या हो गया, कैपिटल जी आई बटा एन आई, क्योंकि ये क्या है, गिब्स फलन कैपिटल जी और अणुओं की संख्या कैपिटल एन। हमें पता है कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बार प्लस पीवी प्लस माइनस टी एस। आई वी अवस्था के लिए आई पी और टी के नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों अवस्थाएं पी और टी, पी प्रेशर और टी दाब पर क्या है, साम्य अवस्था में, तो दोनों के लिए प्रेशर पी रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, टी। बाकी सबके लिए हमने आई लगा दिया, आई सफिक्स लगाया है। एक बार आई के लिए 1 रख लेंगे पहली प्रावस्था के लिए, और दूसरी के लिए क्या रख देंगे, 2। तो ये हमारे पास जी का वैल्यू है, एन आई एज इट इज। ई बार बाई एन आई जो है उसको हमने बोल दिया माध्य ऊर्जा प्रति अणु, तो इसको ई आई लिख दिया मैंने, ठीक है। वी आई बटा एन आई को लिख दिया, इसको वी आई बार ले लो, इसको वी आई बार ले लो, इसको एस आई बार ले लो, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा इनको डिफरेंट दिखा पाए।
ठीक है, वी आई बार बटा एन आई को हमने वी आई लिख दिया, एस आई बार बटा एन आई को हमने एस आई लिख दिया यहां पर। ठीक है, ये हमने ऐसा ही लिख दिया। तो यहां पर क्या आ गया, देखो ये हो गया डीजीआई, इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या हो गया, डी ऑफ ई आई बार बटा एन आई को हमने लिखा ई आई प्लस पी वी आई बार बटा एन आई को लिखा वी आई माइनस टी एस आई। तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी का तो हो जाएगा डी ई आई। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट लिखा तो पी डी वी आई। वैसे एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट कर ले, प्रेशर के लिए पी डी वी आई और वी आई को कांस्टेंट माना तो डीपी माइनस टी डीएसआई, सेकंड का किया तो एसआई डीटी, सबके लिए कर लिया हमने। ठीक है, हमें पता है टीडीएस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीक्यू इक्वल टू टीडीएस क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी। आई सफिक्स लगा दिया सबके लिए, टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं लगेगा क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों प्रावस्थाओं के लिए क्या है, नियत है। तो यहां से टीडीएस का वैल्यू यहां रख दिया तो क्या आ गया, माइनस ये टीडीएस की जगह हमने ये वैल्यू आ गया, ये रहा टीडीएस का वैल्यू। तो यहां पर रखा टीडीएस, तो टीडीएस माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट हो गए, यहां बचा वी आई डी पी माइनस एस आई डी टी, ये हमारे पास बच गया डीजीआई का वैल्यू। ठीक है, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, क्योंकि हम ऊपर की तरफ बढ़े तो टेम्परेचर में भी चेंज हुआ डीटी और प्रेशर में चेंज हुआ डीपी। ठीक है, तो हमारे पास डीजीआई, अब हमने डिस्कस किया था ऊपर की तरफ गए तो डीजी वन इक्वल टू क्या आया, डीजी टू। तो आई की जगह एक बार वन रखा तो वी वन डीपी माइनस एस वन डी टी आ गया। तो वी वन डीपी माइनस एस वन डी टी पहली स्टेट के लिए। दूसरी प्रावस्था के लिए क्या आ गया, वी टू डीपी माइनस एस टू डी टी, क्योंकि डीजी वन क्या था, डीजी टू, तो दोनों के वैल्यू बराबर आ गए। वी वन के टर्म एक तरफ कर दिया, वी वन माइनस वी टू डीपी इक्वल टू एस वन माइनस एस टू डी टी, दोनों को सोल्व कर दिया। इसको डेल वी लिख सकते हैं, इसको डेल एस, तो यहां से डीपी बटा डी टी डेल एस बटा डेल वी। मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी से पॉइंट डी, प्रावस्था संतुलन वक्र पर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक पहुंचे तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर में जो परिवर्तन की दर है, ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन की दर क्या आई, डेल एस बटा डेल वी। तो प्रावस्था संतुलन वक्र को ये अवकल समीकरण के रूप में हमने दर्शा दिया, और ये समीकरण ही क्या बोला जाता है, क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण कहलाता है। प्रावस्था संतुलन वक्र पर हमें पता है पदार्थ की जो दोनों अवस्थाएं प्रावस्था वन और दो साम्य अवस्था या सह अस्तित्व में है, इसका मतलब प्रावस्था परिवर्तन के दौरान दोनों अवस्थाओं पर टेम्परेचर, फर्स्ट पर और सेकंड पर टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है। तो फिर फर्स्ट से सेकंड में जाना हो या सेकंड से फर्स्ट में जाना हो तो प्रावस्था में चेंज करने का काम करती है गुप्त ऊष्मा, ये हमें पता है। क्यों, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे हम बात करते हैं क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जिस अवस्था पर द्रव, जिस ताप पर द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाएं सह अस्तित्व में हो, साम्य अवस्था में हो, उसको बोलते हैं क्वथनांक। ताप नियत हो गया, उस पे द्रव भी एग्जिस्ट कर रहा है और गैस भी, दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब द्रव को गैस में बदलने के लिए ताप को तो नहीं बदल रहे, तो उसको बदलने का काम करती है गुप्त ऊष्मा। तो प्रावस्थाओं, जब दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं तो ताप और दाब नियत होता है, उसको अवस्था में बदलने का काम जो करता है, क्योंकि प्रावस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, और जो उत्सर्जन और अवशोषण हुआ वो होती है गुप्त ऊष्मा। कौन ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन का काम कौन करती है, गुप्त ऊष्मा, ताप दाब को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहां पर देखिए, प्रावस्था वन से प्रावस्था दो में रूपांतरण से पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा प्रति मोल, गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट को एल लिखते हैं, वन से टू में बदला तो एल वन टू लिख दिया, प्रति मोल है ये। ठीक है, तो प्रति मोल पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन एस वन माइनस एस टू होता है, मोलों की संख्या से गुणा कर दिया एन से। ठीक है, हमें पता है टीडीएस, भाई हमारे पास क्या था, अगर हम ये बात करें, फर्स्ट लो क्या था, टी डी एस, फर्स्ट लो हमारे पास था टी डी एस इक्वल टू क्या था, डी क्यू, डी क्यू। तो यहां से देखो डीएस क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, तो डीएस एस वन माइनस एस टू है, डी क्यू बाई डी टी हो गया। ठीक है, एन से गुणा किया तो एन मोलो के लिए हमने बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, डीएस आ गया डी क्यू बाई टी, तो एन से गुणा किया तो एन एस वन डी क्यू बाई टी। डी क्यू क्या है, लेटेंट हीट,
ऊष्मा परिवर्तन किसके रूप में हो रहा है? गुप्त ऊष्मा के रूप में, L12/T। ठीक है, तो S1 माइनस S2 क्या हो गया? L12/NT। डेल्टा एस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, यहां पर ये डेल्टा एस की जगह हम पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा? dp बटा dt, डेल्टा एस की वैल्यू है L12/NT, हमने रख दिया, डेल्टा V क्या था? V1 माइनस V2। ठीक है, ये हमारे पास नया फॉर्मेट आ गया। डेल्टा V जो N से गुणा कर देंगे तो NV1 माइनस V2 को डेल्टा V रख दिया, एक मोल के लिए V1 माइनस V2, N के लिए हो जाएगा NV1 माइनस V2। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट के रूप में क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण आ गया गुप्त ऊष्मा के पदों में। तो क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण प्रावस्था संतुलन वक्र को मैथमेटिकली रूप से रिप्रेजेंट करता है। अब इस समीकरण से हम ये देखते हैं कि इस अनुप्रयोग क्या क्या है। क्वथनांक, जो क्वथनांक क्या होता है? ताप का वह निश्चित मान जब द्रव प्रावस्था और गैस प्रावस्था क्या रहे? उष्मीय साम्य अवस्था में रहे, उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस इक्वेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जब पदार्थ क्वथनांक द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा यहां पर। जब पदार्थ द्रव प्रावस्था से गैस में परिवर्तित होता है तो दोनों जिस ताप पर संतुलन में होती है उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो द्रव से गैस में बदलेगी तो आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या होगा? धनात्मक। तो यहां पर देखो, डेल्टा वी धनात्मक हो गया तो डीपी बटा डीटी भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तब क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण से डीपी बटा डीटी क्या रहेगा? धनात्मक। इसका मतलब ये होगा कि दाब में वृद्धि करेंगे तो ताप में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डीपी पॉजिटिव होगा तो डीटी भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। दाब में वृद्धि होगी तो ताप में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब दाब में वृद्धि करने पर ताप में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर, ताप क्या था? क्वथनांक था, तो हम सी से डी बिंदु पर गए, दाब बढ़ा। इसका मतलब सी बिंदु पर क्वथनांक जो था, डी बिंदु पर वो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाया ना डी बिंदु पर जाने के लिए, तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। यही बात हम गलनांक की बात करते हैं। गलनांक में प्रावस्था 1 कौन हो जाती है? प्रावस्था 1 हो जाती है ठोस, और प्रावस्था 2 कौन हो जाती है? द्रव। जब पदार्थ ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में परिवर्तन होता है तो ठोस से द्रव में जाएगा तो भी आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो डेल वी धनात्मक, डेल वी धनात्मक तो क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण से डीपी बटा डीटी धनात्मक। ठीक है, डीपी बटा डीटी धनात्मक, इसका मतलब दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ेगा। तो बिंदु सी पर दाब था P और ताप था T, डी पर पहुंचे तो दाब हो गया P प्लस डीपी, मतलब दाब बढ़ा तो जो गलनांक है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। अतः दाब में वृद्धि करने पर ताप में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो ये हमने क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण से डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रावस्था का रूपांतरण, त्रिक बिंदु प्रावस्था का रूपांतरण की बात करते हैं। ठीक है, सरल पदार्थ में 3 प्रकार की प्रावस्थाएं हमने बात की, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों प्रावस्थाओं का संतुलन वक्र चित्र में दाब ताप द्वारा प्रदर्शित पीटी वक्र से संतुलन वक्र दर्शाते हैं। ये हमने वक्र बनाया। इसमें देखना, इधर सॉलिड स्टेट है, इधर गैस है, और बीच में बी और सी के बीच में जो है वो लिक्विड है, तीनों स्टेट है। अब देखना, वक्र ओए जो है उसमें देखना सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और सॉरी ये इधर गैस है, सॉलिड और गैस दोनों है। इसके इस तरफ है सॉलिड और इस तरफ ओए के, सिर्फ ओए यहां तक, ओए के इस तरफ कौन है? गैस। इसका मतलब वक्र ओए पर ठोस और गैस दोनों प्रावस्था साम्य अवस्था में है। वक्र ए बी की बात करें, ऊपर हम जाएं वक्र ए बी पर, ये देखिए वक्र ए बी यहां से यहां तक, वक्र ए बी के इधर है ठोस और इधर है लिक्विड। वक्र ए बी पर ठोस और द्रव सह अस्तित्व में है, इसका मतलब साम्य अवस्था में है, तो ए बी पर ठोस भी होगी और द्रव भी होगी। और एसी पर लिक्विड और गैस दोनों साम्य अवस्था में है। ठीक है, ये हमने बात की। एसी पर ठोस और, हाँ एसी पर, हाँ एसी पर लिक्विड और गैस साम्य अवस्था में है। ठीक है, ये हमने बात की। ये तीनों वक्र जिस बिंदु पर काट रहे हैं, ओ ए बी और ए सी जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर ये जो ए बिंदु है इस पर ठोस भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तीनों बिंदु सह अस्तित्व में है। इस बिंदु को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो त्रिक बिंदु क्या हो जाएगा? संतुलन वक्र का वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों क्या हो? साम्य अवस्था में
वो क्या बोला जाता है, त्रिक बिंदु बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम त्रिक बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं, प्रावस्था का रूपांतरण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रख पाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।